एवरीवन। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, एकदम फिट होंगे और आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका गृह विज्ञान का चैप्टर 3 है स्वच्छोवास, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग इसके अति लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर, लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर सारे के सारे कवर कर चुके हैं। वो वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है मानव के श्वसन में सहायक अंगों के नाम लिखते हुए उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि जो मानव है वो जो श्वसन क्रिया करता है तो उसमें कौन कौन से अंग उसकी सहायता करते हैं या कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, तो उनका हमें नाम लिखते हुए उनके कार्यों का उल्लेख करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्वसन क्रिया संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव में के प्रमुख श्वसन अंग जो होते हैं वो फेफड़े होते हैं। बल्कि जो श्वसन क्रिया होती है वो अकेले एक से नहीं होती है, बहुत सारे अंग मिलकर ये क्रिया करते हैं। तो जो मानव के प्रमुख श्वसनांग होते हैं वो फेफड़े होते हैं तथा इनके सहायक अंग होते हैं नासिका, कंठ या स्वर यंत्र, श्वसनी तथा श्वसनी होते हैं, श्वसनली तथा श्वसनी होते हैं। तो ये सारे जो अंग होते हैं ये मानव के प्रमुख जो है श्वसन अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नासिका क्या होता है, नासिका कैसे कार्य करती है। श्वसन के लिए वायु सर्वप्रथम नासिका नाक में प्रवेश करती है। जो नाक होती है इसी को हम नासिका बोलते हैं। तो जब आप सांस लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आपकी नाक में जाती है, नाक से ही सांस लेते हैं। वायु आवागमन के लिए नाक में जो छिद्र होता है उसे नासाद्वार या नथुने कहा जाता है। इससे अंदर की ओर दो मार्ग होते हैं, दोनों मार्गों में एक पर्दे के माध्यम से एक दूसरे से पृथक होते हैं। मतलब कि जो हमारी नाक होती है इसमें दो छिद्र होते हैं और जो बीच में यहाँ पे एक पर्दे की वजह से ये दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। तालू की हड्डी नासिका के मुंह के से पृथक करती है। जो तालू की हड्डी होती है मुंह से, वो नासिका को हमारे मुंह से अलग करती है, जो नासागह के निचले आधार में स्थित होती है। श्लेषिक कला द्वारा श्वासित चिपचिपे पदार्थ से नासा गुहा को मार्ग चिकना बना रहता है। वायु में उपस्थित धूल के कणों एवं जीवाणुओं को रोकने के लिए नासा गुहा की सतह पर छोटे छोटे रोए होते हैं। श्लेष्मिका कला का चिपचिपा पदार्थ ही भी जीवाणुओं को चिपका कर अंदर प्रवेश करने से रोकता है। बाकी जो हम लोग की नाक होती है इसमें छोटे छोटे अपने बाल देखे होंगे जो कि हमारे वायु के जो दूषित कण होते हैं या जो भी जीवाणु होते हैं छोटे छोटे, उनको रोकने का कार्य करता है। दोनों नासा द्वारों को मिलाकर एक नली बनती है जो कि ग्रसनी से में खुलती है जाके। नाक से श्वास लेने के निम्नलिखित लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? तो वायु में उपस्थित धूल कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो गंदगी होती है, धूल कण वगैरह होते हैं, वो नाक में जो उपस्थित छोटे छोटे रोए होते हैं उसमें फंस जाते हैं, जिससे कि प्रदूषित वायु हमारे अंदर नहीं जा पाती है और जिससे कि जो फेफड़े होते हैं हमारे वो स्वच्छ वायु ही लेते हैं, स्वच्छ वायु वहाँ तक पहुँच पाती है। दूसरा क्या होता है, नाक तथा श्वसनी आदि की रक्त कोशिकाओं द्वारा नाक में प्रवेश करने वाली वायु को गर्म किया जाता है, जिससे कि फेफड़ों को गर्म वायु उपलब्ध होती है। अधिक ठंडी वायु फेफड़ों के लिए हानिकारक होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, श्लेष्मिका कला में से मरी हुई वायु नलिका भित्ति द्वारा वायु में उपस्थित जीवाणु एवं धूल के कणों को रोक लेती है या उसके द्वारा रोक लिया जाता है। इस कारण फेफड़ों तक पहुंचने वाली जीवाणु जो वायु होती है वो जीवाणु से मुक्त होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा नासिका। अब हम देखेंगे कंठ या स्वरयंत्र। जो कंठ होता है हमारा या फिर जो स्वरयंत्र होता है जो गले के पास होता है, तो ग्रसनी में भोजन निकलने वाले द्वार से पहले एक छिद्र होता है। जो ग्रसनी होती है हमारी, वहाँ पे जब हम खाना खाते हैं जिससे भोजन निकलते हैं वही ग्रसनी होती है। तो वहाँ पर उससे पहले एक छिद्र होता है जो घंटी के कंठ द्वार कहलाता है। तो आपने देखा होगा आपके गले के पास यहाँ पे ऊपर एक लटकता हुआ घंटी जैसा होता है जिसे कंठ द्वार कहते हैं। कंठ उपस्थि का बना होता है, बना हुआ एक ढक्कन जैसा होता है जो कंठ द्वार पर स्थित होता है। कंठ भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। श्वास नली को बनाने वाली उपस्थित के अधूरे छल्लों में से ऊपरी छल्ला अवटु उपस्थित सामने की ओर चौड़ा और उभरा हुआ होता है। तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है ताकि जो हम खाना खाते हैं वो हमारी श्वास नली में ना जाए और आराम से जो है हमारे पेट में चला जाए, इसलिए होता है ये। पुरुषों में कंठ में इसे बाहर से कर अनुभव किया जा सकता है, अर्थात यह सामने की ओर उभरा हुआ होता है जिसे टेटुआ या फिर आदम एप्पल कहा जाता है। दूसरा छल्ला चारों ओर से पूरा होता है तथा मुद्रिका उपस्थित कहलाता है। दोनों छल्लों के बीच रेशेदार तंतु भरे होते हैं।
उसके बाद आ जाता है हमारा श्वास नली या फिर वायु नलिका। जो श्वास नली होती है या वायु नलिका, ये भी हमारे श्वसन में सहायता करने वाला अंग है। तो ये क्या होता है, तो कंठ से होकर वायु श्वास नली अथवा वायु नलिका में प्रवेश करती है। तो जो कंठ होती है, कंठ के पास ही हमारी श्वास नली होती है। जब वायु लेते हैं तो वो उसके अंदर जाती है। तो इसकी जो गोलाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, जो कंठ से लेकर पूर्ण ग्रीवा में विद्यमान होती है। यह नली सी के आकार की होती है, ऐसे करके होती है कुछ यहाँ पे के आकार के रेशेदार तंतुओं से निर्मित लच्छों से बनी होती है, जो कि पीछे की ओर खुलती है। इसके ऊपर श्लेष्मिका कला से ढकी होती है। नली के ऊपर तथा पिछले भाग में श्लेष्मिका कला ढकी होती है। जब भोजन ग्रसन नली से गुजरता है तो प्राशन नली फूलती है और ग्रास नली की पिछली झिल्ली दब जाती है। इस प्रकार ग्रास नली को फूलने का स्थान मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा वायु प्राणनलियाँ या श्वसनी। तो ये सब आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं धीरे धीरे, अगर जो 2-3 बार समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो वायु प्राणनली या श्वसनी क्या होती है, तो श्वास नली वृक्ष से होकर वक्ष होता है हमारा, वहाँ से जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है, श्वसनी तथा ब्रोंकास। ठीक है, ये दोनों शाखाएं ही वायु प्रणालियों कहलाती हैं। दोनों वायु प्रणालियाँ दोनों भागों के फेफड़ों से अलग अलग प्रवेश करके अल्पसंख्यक उपशाखाओं में बढ़ जाती हैं। श्वसनिका के अंत में छोटे छोटे थैले लगे रहते हैं, जिनको वायु कोश कहते हैं। वायु कोश लौह तत्व के कारण लाल रंग के होते हैं। इन वायु कोशों में वायु रुक जाती है, जहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। उसके बाद जो लास्ट है हमारे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो होते हैं फेफड़े। तो फेफड़े क्या होते हैं, ये मानव श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इनकी संख्या 2 होती है। ये वक्ष गुहा में दाई तथा बाई ओर स्थित होते हैं। इनका रंग जो होता है वो नीलापन वो लिए भूरा होता है। तो जो फेफड़े होते हैं ये हल्के भूरे नीले इस टाइप के होते हैं। जन्म से पहले इनका रंग लाल तथा नवजात शिशु के फेफड़ों का रंग गुलाबी होता है। तो ये इस टाइप के फेफड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप हमेशा चित्र इसका लर्न कर लीजिए। जब भी आपके जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बायो टाइप के, तो आप वहाँ पे अगर जो फिगर बनाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा नासा मार्ग, यहाँ पे जो नाश मार्ग है यहाँ से वायु जाती है। ये हो गई ग्रसनी, ये देखिए यहाँ पे ग्रसनी हो गई। ये है कंठ द्वार, यहाँ पे श्वास नली ये जो पूरी है, ये यहाँ पे श्वसनी आ जाती है, यहाँ पे छोटी सी। ये जो हमारे ये फेफड़े हैं और यहीं पे ये जो हृदय होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है फेफड़े का सचित्र वर्णन करना। आपको मतलब कि फेफड़े का चित्र बनाना है और यहाँ पे हमें फेफड़े का चित्र बनाकर उसके जो भी पार्ट होते हैं उसका वर्णन करना है। तो चलिए देख लेते हैं जो फेफड़े की संरचना होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले तो दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा बड़ा होता है। मतलब कि आपने देखा होगा जो हमारे फेफड़े होते हैं वो 2 होते हैं, तो जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े की अपेक्षा बड़ा होता है। फेफड़े वक्ष गुहा से बाएं एवं दाएं स्थित होते हैं तथा तंतुपट पर उभरे हिस्से पर चिपके होते हैं। इसकी संरचना अत्यंत कोमल, लचीला, स्पंजी और गहरे स्लेटी भूरे रंग की होती है। तो जो फेफड़े होते हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, लचीले होते हैं और स्पंजी होते हैं, और इनकी जो कलर होता है वो हल्का भूरे रंग में होता है। इनके चारों एक पतली झिल्ली का आवरण होता है, जिसके भीतर एक लसदार तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे प्ल्यूरा कहते हैं। तो फेफड़े के जो चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है, जिसमें कि एक लसदार पदार्थ भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्ल्यूरा कहते हैं अथवा फुफ्फुसी आवरण कहा जाता है। गुहा को फुफ्फुसी गुहा कहते हैं। ये सब रचनाएं फेफड़े की सुरक्षा करती हैं। मतलब कि ये सारी जो रचनाएं होती है किस लिए होती हैं, ताकि जो हमें फेफड़े हैं ये सुरक्षित रह सके। जैसे कि बहुत बार बाह्य आघात हो जाते हैं, कोई मुक्का मार दे जल्दी से, तो इस वजह से हमारे पसलियाँ जो है वो टूटे ना, इसलिए हमारे यहाँ पे आवरण रहते हैं ताकि इनको सुरक्षा मिल सके। दायां फेफड़ा 2 अधूरी खाँचों द्वारा 3 पिंडों में बटा रहता है। बाएं फेफड़े में 1 अधूरी खाँच होती है तथा यह 2 पिंडों में बटा रहता है। फेफड़ों में मधुमक्खी के छत्ते की तरह असंख्य वायुकोश होते हैं। मतलब जो हमारा फेफड़ा होता है ना, यहाँ पे वायुकोश होते हैं और बहुत ही सारे होते हैं। जैसे कि आपने मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे, उसमें ऐसे ऐसे गड्ढे गड्ढे जैसे होते हैं जहाँ पे मधुमक्खी लोग रहती हैं, उसी टाइप से हमारे फेफड़ों में भी बहुत सारे वायुकोश होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में इन वायुकोशों की संख्या लगभग 15 करोड़ तक होती है। प्रत्येक वायुकोश का संबंध एक श्वसन से होता है। प्रत्येक श्वसनी जो श्वसन नाल के 2 भागों में बंटने से बनती है, फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर अनेक शाखा अर्थात उप शाखाओं में बढ़ जाती है। ये देखिए हमारा फेफड़ा है। आप लोग संरचना भी लर्न करिएगा क्योंकि सचित्र वर्णन पूछा जाता है। तो यहाँ पे श्वसनी है, ये श्वास नली है, अभी हम लोगों ने देखा था। ये उपनलिकाएं है, ये जो अंदर छोटी छोटी पाई है, और ये उपनली है। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को ऐसे समझ में आ गया होगा। और आप 1-2 बार अगर इसको ड्रॉ करके देखते हैं तो आपको इसको ड्रॉ मतलब करना भी आ जाएगा, स्ट्रक्चर बनाना भी आ जाएगा।
अत्यंत महीन उप शाखाएं जो अंतिम रूप से बनती हैं कूपिका या नलिकाएं कहलाती हैं। जो यहाँ पे छोटी छोटी आपको शाखाएं दिख रही है ना, ये यहाँ पे जो होती हैं ये बहुत ही छोटी होती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, कूपिका या नलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कूपिका नलिका के सिरे पर अंगूर के गुच्छों की तरह की भांति अनेक वायुकोश से जुड़े रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ऐसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ये करा गया है, तो यहाँ पे ऐसे 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 बहुत सारी ऐसे ऐसे करके छल्ले होते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा सा, तो इस टाइप से ये अंगूर के छल्लों की तरह बने रहते हैं। प्रत्येक वायुकोश अति महीन झिल्ली का बना होता है। इसको बनाने वाली कोशिकाएं चपटी होती हैं। इनकी बाहरी सतह पर रुधिर कोशिकाएं का जाल फैला रहता है। जो यह जाल फुफ्फुस धमनी के अत्यधिक शाखान्वित होने से बनता है। इन कोशिकाओं के शरीर का ऑक्सीजन रहित रख जाता है तथा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है की मात्रा अधिक होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुकोश की वायु में विरसित हो जाती है। बाद में यह कोशिकाएं मिलकर फुफ्फुस सिरा बनाती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये जो चीज़ है फेफड़ों की सामर्थ्य, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, PDF दे दूंगी, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेफड़ों में रुधिर का शुद्धिकरण या फेफड़ों के कार्य। अधिकतर आपसे यही पूछा जाता है कि फेफड़ों का संरचना और फेफड़ों के कार्य, ये नहीं पूछा जाता है फेफड़ों का सामर्थ्य वगैरह। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। श्वसन क्रिया में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहला होता है प्रश्वसन व निश्वसन। प्रश्वसन में बाहरी वायु ऑक्सीजन युक्त को ग्रहण किया जाता है। जो प्रश्वसन होता है इसमें क्या होता है, जो हम लोग बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, O2 लेते हैं, वो होता है प्रश्वसन। और जो निश्वसन होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब जो CO2 होती है इसे हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। और CO2 को कौन ग्रहण कर लेता है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो जो होते हैं वो CO2 को ग्रहण कर लेते हैं। रुधिर में पाई जाने वाली असंख्य लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। इस पदार्थ में विद्यमान लौह तत्व की प्रचुरता के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। ये आप लोगों को पता होगा, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि उसमें लौह तत्व पाया जाता है। इस वजह से जो हमारा ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन वायु की ऑक्सीजन को सरलता से अपने साथ बंधित कर लेता है, इस कारण इस पदार्थ को श्वसनांगा कहते हैं। अवशोषित ऑक्सीजन के कारण हीमोग्लोबिन तथा संपूर्ण रुधिर का रंग अत्यधिक चटकीला लाल होता है। ऐसे रुधिर को शुद्ध रुधिर कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा आया हुआ रुधिर पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होता है। मतलब कि जो रुधिर होता है, जब वो फुफ्फुसीय धमनी द्वारा जो रुधिर आता है वो जो है उसमें ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है। तो आप लोग ने एक अपवाद सुना होगा, धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है और जो शिराएं होती है उसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है वहाँ पे हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है और जो फुफ्फुस शिरा होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जब भी धमनी और शिरा में अंतर आता है तो ये ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि ये एक अपवाद रहता है। तो जो फुफ्फुस धमनी होती है यहाँ पे अशुद्ध रुधिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त तथा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ऐसे रुधिर को अशुद्ध रुधिर कहते हैं। अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है रुधिर के तरल भाग में प्लाज्मा में घुला रहता है। तो यह जब यह अशुद्ध रुधिर ग्रहण की गई वायु ऑक्सीजन युक्त के संपर्क में आता है तो जो रुधिर होता है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तुरंत ग्रहण कर लेता है। रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण रुधिर से निकलकर फेफड़ों में भरी हुई वायु में आ जाती है तथा निश्वसन के दौरान बाहर निकल जाती है। तो ये क्रिया होती है जिससे कि हमारा जो रुधिर होता है वो शुद्ध होता है, अशुद्ध रुधिर से शुद्ध रुधिर हो जाता है। फेफड़ों द्वारा रक्त को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रश्वसन तथा निश्वसन की प्रक्रिया के दौरान वायु में ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा देखकर समझा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फेफड़े हमारे कैसे कार्य करते हैं, फेफड़ों की संरचना क्या होती है, श्वसन में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, वो अंगों का कैसे कार्य करते हैं, सारा कुछ। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।